आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। भैया साथ हो जाओ यार। ये सोच रहे हैं कि लगातार सरकार ने ये कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं, ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो सरकार आज मदद कर सकती है, सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले ये तय था कि 10 और 12 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर, और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 100 डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी। और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती।
नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है। और सरकार कह रही कि अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा। तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा। तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं। ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया। तो लोग और नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है। और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई। और किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है। एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे लोग, किसान कुचल दिए गए थे। और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इस बार जनता ने तय किया है भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। लगातार हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। और जो समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से मैं कह सकता हूं सहयोग जो मिलने जा रहा है, इस बार ऐतिहासिक जीत आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की होने जा रही है। इतना बहुमत, इतना समर्थन कभी नहीं दिखाई दिया होगा जितना इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जाने वाले लोग हैं, नई सरकार आने वाली है। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जो घोषणाएं की हैं, जो संकल्प लिया है कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, बिल नहीं आएगा, साथ ही साथ सिंचाई मुफ्त होगी किसानों की। और बहुत पुरानी कर्मचारियों की मांग कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार और आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल होगी, कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादियों ने जो काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं। अगर सड़कों पे एम्बुलेंस है, कोविड में अगर किसी ने मदद की तो उस समय एम्बुलेंस सबसे आगे आई थी। जो उसके ड्राइवर थे उसको भी अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया है। जो 100 नंबर 112 हो गई है वो भी समाजवादी सरकार की देन है जो सड़कों पे दिखाई दे रही है। कोविड के समय पर जिन परिवारों में भी लैपटॉप पहुंचा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सरकार जो दावा करती है कि लैपटॉप देंगे, पता नहीं बुलंदशहर में कितने बाबा योगी जी ने लैपटॉप भिजवाए होंगे, कितने स्मार्टफोन दिए होंगे, जब योगी जी खुद ही स्मार्टफोन नहीं चला पाते, किसी और से ट्वीट लिखवाते हैं, किसी और से पढ़वाते हैं। तो आपको हमको लगातार 4.5-5 टैबलेट देते रहे हो, पता नहीं कौन सी टैबलेट हमें और आपको देते रहे। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। समाजवादियों ने जो जो अपने घोषणा पत्रों में लिखा था पहले, वो भी पूरा करके दिखाया था। कम से कम समाजवादी पार्टी का ये जनता में भरोसा है कि अगर समाजवादी पार्टी जो बात कहती है वो करके जमीन पर दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो प्रत्याशी बैठे हैं, बंसी सिंह पहाड़िया जी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम जब सरकार में थे तो ये भी विधायक थे, ये विधायक बनेंगे
और सरकार दोबारा बनेगी। साथ ही साथ हरीश लोधी जी हैं, मैं इनके समर्थन में भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इनको जिताने का काम करें। दिलनवाज खां साहब, ये भी जब सरकार थी तो ये भी विधायक थे, और मुझे लगता है कि विधायक आप फिर होने जा रहे हैं और सरकार फिर बनने जा रही है। किरणपाल सिंह जी हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए भी आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूं। के शर्मा जी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, शरद पवार जी की पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इनका भी सहयोग और मदद करेंगे, जिससे ये भी विधानसभा में पहुंच करके समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनाएं। हाजी यूनुस साहब के समर्थन में मैं आप सबसे अपील करता हूं। राहुल यादव जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनकी भी मदद करें। मैं दोनों जिलाध्यक्षों का धन्यवाद देता हूं, अरुण चौधरी जी और राहुल यादव जी, और इसके साथ हमारे संगठन और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हमें दिखाई दे रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, दोनों दलों के जिम्मेदार कार्यकर्ता, दोनों दलों के जिम्मेदार पदाधिकारी, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि चुनाव में वो एक एक बूथ पर मदद करने का काम करेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। मैं प्रेस के लोगों का एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। देखिए, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं और अभी तक जितने भी उद्घाटन किए, और मुख्यमंत्री जी इतने समझदार हैं कि बड़ी बड़ी योजनाओं परियोजनाओं के लिए वो दिल्ली से कैंची मंगाते थे और खुद फीता लेकर के खड़े हो जाते थे। इस सरकार का, मौजूद सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, अगर सरकार के बजट का हम माने तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। समाजवादियों का विजन नहीं होता तो शायद ऐसा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता। मैं राइडिंग क्वालिटी देख करके आ रहा हूं, पेरिफेरल रोड की भी और एनएचआई की बनी हुई सड़क का भी। आप उन एक्सप्रेसवेज पर चलें और 120 की रफ्तार से चलें, हाथ में कप ले लें, चाय पीते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां के जो बने हुए भारतीय जनता पार्टी के सड़कें हैं, इनकी राइडिंग क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप 40 से ऊपर 60 गए नहीं कि आपका पेट दर्द और कमर दर्द हो जाएगा। जहां पर मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वो लोक भवन समाजवादियों का बनवाया हुआ है। जिस सोफे में वो तस्वीर आती है कभी कभी, वो समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा करते थे, वो समाजवादी सरकार में लिया गया है। जिस गाड़ी में वो लखनऊ में चलते हैं, जो आर्मर्ड है, उसको भी समाजवादी सरकार में लिया हुआ है। वो दिन रात समाजवादी मॉडल को ही देखते हैं, उनके पास कोई मॉडल नहीं है। जो गुजराती मॉडल था वो धोखा का मॉडल था, वो भ्रम का मॉडल था। लोगों ने देखा जब विज्ञापन आया जेवर के एयरपोर्ट का, तो चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर थी। फ्लाईओवर दिखाना तो बंगाल का फ्लाईओवर दिखाया, कारखाना दिखाना पड़ा तो अमेरिका से कारखाना ले आए। तो इनसे ज्यादा झूठ कोई बोल नहीं सकता। और इस बार मैं कह सकता हूं कि बुल और बुलडोजर का उत्तर प्रदेश से पता नहीं लगेगा। ये क्या बोला उन्होंने? देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पैदल कर दिया, किसने नहीं देखा कि दिल्ली वाले 4 पहिए की गाड़ी में जा रहे थे, उन्हें पैदल पैदल कर दिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, टिकट मांग रहे थे। एक बात तो तय है, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बनने जा रहे।
उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम दो नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह जी। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं। दोनों उनका सुपड़ा साफ कर रहे हैं। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था, उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। नहीं, अगर डायमंड सस्ता हो जाएगा तो देखिए किसानों के लिए कितनी बड़ी बात की, गरीबों के लिए कितनी बड़ी बात की। डायमंड सस्ता, जो बजट दिल्ली का जाने कितने लाख करोड़ का पास हुआ हो, बुलंदशहर के किसी किसान को खाद नहीं मिली, तो काहे का बजट है वो? उसकी दीवार बना रहे हैं। हाँ? उसकी दीवार। हाँ, उसमें इसमें कौन खराब बात है? हमारे गांव में देखा हो, इतने बड़े बजरंगबली खड़े, और अगर इतने बड़े बजरंगबली उनके घर में गांव में खड़े हो तो बता दो आप। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि किसानों को खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने कहा आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, आज भी आय दोगुनी नहीं है। वो यूपी कम घूमी है, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। नहीं, सुपरस्टिशन ये है, अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। 11 मैं पार्टी गए थे, दोनों पार्टी के संगठन के लोग हुए हैं और जरूरत पड़ने पे परिवार की दोनों संगठन के लोग मदद करेंगे। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और एनसीपी के प्रत्याशी हैं। जगह नहीं, जीत के जा रहे हैं। आप ये बताइए, 1 घंटा 22 मिनट अगर कोई बोला है तो क्या उन्होंने अपना संकल्प पत्र पढ़ा होगा? जिस संकल्प पत्र में पहले पन्ने पर यह लिखा गया है, पहला संकल्प यह है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। क्या आज किसानों की आय दोगुनी हो गई? जो लाखों लाख परिवार परेशान हुए लॉकडाउन के समय पर, पैदल पैदल चल करके गए, इसी सड़क से न जाने कितने मजदूर चले गए होंगे, घर पहुंचे होंगे। आज इनके पास झूठ बोलने के लिए भोंपू तो हैं जो प्रचार के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन क्या उस समय मजदूरों की मदद के लिए इनके पास गाड़ियां नहीं थी? आज झूठ बोलने के लिए इनके भोंपू जा रहे हैं हर गांव में, दावा कर रहे हैं कि इतनी वर्चुअल रैली करेंगे। एक पार्टी जो वर्चुअल रैली कर रही है, इतना संसाधन है उसके पास, क्या सरकार के संसाधन नहीं लग सकते थे जब मजदूरों को अब उनकी जरूरत थी घर पहुंचने की? इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, केवल उपलब्धि है झूठ बोलना। और जो जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में नेता है, उतना ही बड़ा झूठ सुन लो उससे। देखिए, ए के बारे में तो मैं कह सकता हूं, थोड़ा दूर भेज दिया उन्हें। वो चाहते हैं करीब में चुनाव लड़ लें, वो विचार करेगी पार्टी। टिकट तो नहीं काटी उनकी। सर, आपकी पार्टी को योगी जी तमंचावादी पार्टी कहती है और साथ ही ये कहती है अलीगढ़ में हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं और वहां का जो तोप का गोला छूटेगा वो सीधा पाकिस्तान में बर्बादी करेगा और हिंदुस्तान को उसमें खुशहाली आएगी। तो कैसी खुशहाली आएगी? क्या किसने कहा? किसने? अरे
तुम उनकी बात मान ली है कि तोप बन गई? अरे भाई पत्रकार साथी, योगी जी की बात मानने लगोगे तो न जाने कहां चले जाओगे तुम। उन्होंने कहा तोप बनेगी, बन गई क्या लीड में तोप? हमारे यहां कह रहे थे झांसी में मिसाइल बनेगी, झांसी वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मिसाइल कब बनेगी। जमीन ले ली, बाउंड्री, जमीन नहीं ली गई, बाउंड्री तक नहीं बनी, और आप इनकी बातों का भरोसा मान रहे हो। अरे इनसे कहो कि भाई बुल हटा दो सड़क से। मिसाल के तौर पे बन गई और वहां तोप का गोला छूट गया, तो खुशहाली कैसे इंडिया में आएगी, ये बताइए। उनका क्या मानना है? तुम क्यों उनकी बातों को मान रहे हो? आप इनकी बातों को मत मानिए। अरे गठबंधन ही तो सहयोग है एक दूसरे का, नहीं इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अपने सभी सीनियर और जूनियर जो आपके माध्यम से, अगर ये बात है, ये जो सच बोल रहे, अगर ये बात सच है तो भाई हम भी मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, हमारे परिवार के लोग भी, यहां खड़े हुए लोग समाजवादियों के बहुत सारे परिवार के लोग भी फौज में होंगे। और इसी जिले में, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, इसी जिले में एक को वो योगेंद्र यादव, और योगेंद्र यादव को सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। उनके गांव में मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल दिया था। चलो जो हमने कार्रवाई की, घोषणा की सरकार के समय पर, इस भारतीय जनता पार्टी से पूछो, जो कारगिल के समय पर जो उसने जोखिम उठाया, जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला उन्हें, उनके गांव का अस्पताल क्यों रोक दिया उन्होंने? और हम तो खुद ही मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं। अगर नड्डा जी वोट मांग रहे हैं तो हम भी अपने सीनियर जूनियर और जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, उन फौजियों को, परिवारों से हम भी कहेंगे हमारी मदद करो। असली देशभक्त हम लोग बैठे हैं, जो नफरत फैलाएं, जो खाई पैदा करें, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जो समाज में झगड़ा कराएं, वो भेदभाव की नजर से देखें। तो वो कोई कंप्रेसर है क्या? जैसे आप फ्रिज है घर में, कंप्रेसर खराब हो जाए तो गर्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो क्या मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर हैं? देखिए, ये तीन आना का झूठ या 2 आने का झूठ कहावत है, ये तो 3 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो एमओयू साइन हुए थे, वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ, हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा। और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताए ना सरकार, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कितना बजट आया होगा बुलंदशहर में? अगर हो सकता है खुर्जा के लिए कुछ पैसा आया हो, लेकिन सरकार बताए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कितना बजट दिया था आपने। एमएसएमई वाले रो रहे हैं, परेशान हो गए। कोविड के समय एमएसएमई बर्बाद हो गई इंडस्ट्री। नहीं, हाँ, ये मैं इस पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो बात की है, जेवर बहुत पुरानी परियोजना है। समय पे सरकारें आई, उन्होंने उस परियोजना को आगे बढ़ाया, और बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उस समय भी बहुत आगे बढ़ा। जब समाजवादी सरकार पिछली थी तो जो एनओसी मिला है, मैंने 3 एयरपोर्ट की एनओसी मांगी थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाए। एक हिरणगांव फिरोजाबाद में जो आगरा के लिए था एनओसी, दूसरा क्योंकि वो जेवर का और इसका मांग रहे थे तो मैंने सैफई का भी दिया कि अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं आप, तो ना हिरणगांव उन्होंने दिया। जो एनओसी मिला है वो समाजवादी सरकार के समय पे ही एनओसी मिला, और अगर एनओसी दे दिए गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में और एयरपोर्ट बन गए होते।
मैंने तो कहा है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा तो सोचो हमारे अधिकारों का क्या होगा। और ये एक बार अपील नहीं की, मुझे अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया। मैं फिर अपील करता हूं कि हम सब लोग बहुरंगी लोग हैं, लाल रंग हमारे साथ, हरा रंग साथ, सफेद, नीला। तो हम चाहते हैं कि अंबेडकरवादी भी साथ आएं और इस लड़ाई को और मजबूत करें। आखिरी सवाल, आने वाले समय में भर्तियां और बड़े पैमाने पर होंगी। जो फौज की भर्ती थी, रुकी पड़ी है, बहुत वर्षों से नहीं हुई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जितने भी रिक्त पद हैं सरकार में, लगभग 11 लाख रिक्त पद हैं सरकारी, वो खाली हैं। वो आखिरकार सरकार ने क्यों नहीं भरे? तो कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा समाजवादी सरकार में। एक रंगी को हटाना है, नहीं जातिवाद नहीं, मुद्दा आज भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है। बहुत स्वागत आपका। और कोरोना का पालन करेंगे।